वाल्मीकि है, उन्होंने भी जनसभा में उपस्थित सभी लोगों के सामने उस मनुस्मृति को जलाया और उस काला कानून को फिर से जलाया। उसके पीछे के कारण को हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह थी सर कि आपने फिर से उन चीज़ों को दोहराया। आखिर बाबा साहब ने तो वो मनुस्मृति को पहले ही दहन कर दिया था, आज आखिर क्यों आपको जरूरत पड़ी उस मंच से? अभी शायद एक साल वाली घटना है बिहार की। एक दलित लड़की को उठाया गया सुवर्णों के द्वारा और अपने यहाँ रखा गया। उसकी माँ उसको लेने गई 2 दिन के बाद। उन्होंने कहा कि उसकी माता जब उसको लेने गई कहा कि इसको 2 दिन से 3 दिन के बाद 6 दिन बाद उसकी लाश। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद जिले में एक 16 साल की लड़की का 2 भाई 6 महीने तक वेट करते हैं। उस बच्ची को जब गर्भ रहेगा तो उसको हॉस्पिटल में डाल के चले बाहुबली को, और उस मरती बच्ची को भीम आर्मी ने सहारा देकर के किसी तरीके जिंदा रखा, फिर फायदा किया। ऐसी तमाम घटनाओं में और इन घटनाओं को कोई चीज बढ़ावा देती है तो उस चीज का नाम बिल्कुल सर, जैसा कि अभी देखा होगा आपने, जो उन्नाव का मामला है जिसमें कुलदीप सेंगर बाहर आ चुका है, जैसा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, हम इसे सिक्योर महसूस करते हैं, लेकिन प्रशासन और न्यायालय मिलकर के सवर्णों को, अपराधियों को, उनको बाइज्जत बरी करता है और हमारे लोगों को डिफेम करके उनको मतलब वो करता है, उनका निंदा करता है और उनको कार्रवाई करने की मांग करता है। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो न्यायिक परिवेश है, हाँ जी, क्योंकि देखिए जैसी सरकार होती है ऐसा ही व्यवस्था बदलती जाती है। आज का न्यायिक परिवेश जो है वो जाति आधारित हो चुका है। ये था तो पहले भी, लेकिन बीच में कुछ समय ये न्यायिक परिवेश थोड़ा सही रहा। आज न्यायिक परिवेश जैसे जाति आधारित होता जा रहा है, ऐसे ऐसे व्यवस्था कमजोर हो गई है। सीधी सी बात है, अगर आपको रेपिस्टों को सही तरीके से नकेल कसनी है, आपको जो लोग जातिवाद करते हैं, जो धर्म के नाम पर जो है ना हत्या करते हैं, या फिर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करता है, इन पर लगाम लगानी है, तो भारत की राजनीति में ऐसे लीडरशिप की आवश्यकता है जो निष्पक्ष होकर के लीडरशिप कर सके। आज की लीडरशिप क्या है कि सामंती हो गई है, धन के बिना कोई लीडरशिप रहेगी नहीं, धन पर आधारित हो गई है। तो आज महापुरुषों की बात करने वाले लोग कम हैं, मतलब मुझसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन उन विचारों को आत्मसात करने वाले लोग कम हैं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए ही बड़े काम करने की आवश्यकता है। अब देखिए, कुलदीप सेंगर को छोड़ दिया गया और ये पहला नहीं हुआ है। ये ऐसे ना जाने कितने केस हैं जहां अपराधियों का निचली अदालतों ने अपराध सिद्ध किया और उच्च अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी कर दी। और इसमें मैं सीधा मैं आरोप लगाता हूँ सरकार के ऊपर। बिल्कुल ठीक, सरकार की तरफ से कोई कमजोर व्यक्ति जो वकील हायर नहीं कर सकता, सरकारी वकील होगा, ठीक, वो सरकारी वकील जो है सबूत नहीं जुटा पा रहा है, सबूत गायब कर दे रहा है, सबूत के अभाव में अपराधी बन जा रहे हैं, इसका मतलब तो इसमें सरकार कहीं ना कहीं involved है। क्योंकि ये रेपिस्ट, आज के जो रेपिस्ट है वो 95% रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी के सभी के हैं। सर, अभी भी जो सामान्य वर्ग है वो ये कहता है कि जातिवाद खत्म हो चुका है। कुछ साल पहले राजस्थान में घटना हुई थी, 11-12 साल का जो एक लड़का था, स्टूडेंट जो पढ़ने स्कूल गया था, उसने मटके से पानी ले लिया था, उसको मार दिया गया। अभी हाल ही में घटना हुई है हरियाणा की, वो किसी शादी समारोह में गया हुआ था और वो खाना मांगने चला जाता है, उसको पीट करके इतना पीटा जाता है कि उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस पे सर क्या आप कहना चाहेंगे? ये घटना भी कुछ दिन पहले भी है जी, कि एक बच्चा जो है सड़क से चल के जा रहा, दलित बच्चा था, वाल्मीकि समाज का बच्चा था, तो उसके पीछे कुछ गुंडे लग गए, तो बेचारा घर में घुस गया जान बचाने के लिए। जिस घर में घुसा, जब उसने पूछा कि तुम किस जाति के हो, तो गुंडे तो उसके साथ क्या करते नहीं करते कुछ नहीं करते, बच्चे को उस मनवादी परिवार में खूब पीटा। देखिए, घटनाओं का जो चलन है लगातार ये आज से नहीं, ये लगातार चल रहा है। सर, बी आर गवई जब पद पर थे तो उनका कहना था कि जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं या जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाति आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो रहा था। जैसे उन्होंने क्रीमी लेयर की जब बात कही थी तब ये बयान उनका आया था, तो सर इस पर क्या कहेंगे? क्या हमारे लोगों के साथ ये विरोध जातिगत या आर्थिक आधार पर हो रहा है? आप एक चीज समझिए जी, अन्याय अत्याचारी घटनाएं आज उजागर हो रही है, बहुत दिनों से। और मेरा यह मानना है, जब से भीम आर्मी का चलन बढ़ा है, भीम आर्मी का कारवा बढ़ा है, भीम आर्मी का झंडा महसूस हुआ है, हर व्यक्ति लड़ने की ओर अग्रसर हो जाएगा, हम लड़े। घटना उजागर होने लगी, घटना उजागर हुई तो मुकदमे दर्ज होने लगे, ठीक है। और रही आर्थिक आधार पर शोषण की बात, तो राजस्थान में कई घोड़ी निकलने दिया गया था, आर्थिक तौर पर मजबूत दिया गया था।
और बहुत मजबूत थे, आगे मजबूत नहीं थे। और यहाँ तक कि आपके जो चीफ जस्टिस रहे हैं जिनको जूता फेंका गया है वो काटने ऊपर आर्थिक रूप से कमजोर है ना। तो यहाँ पर अर्थ की बात तो सेकंड आती है। ये सब चीजें घुमा फिरा कर मनुस्मृति पर जा रही है। ये मनुस्मृति जो भारत का कई सौ साल कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, जो सनातनी व्यवस्था का कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, उसमें जो भारत की मोस्टली जातियां हैं उसमें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। ये मनुस्मृति वाला वही सिस्टम है। अगर B.R. गवई साहब ने ये कहा था तो मुझे इस बात की सुनकर चिंता है, अफसोस है इन्होंने आखिर कहाँ से चला। सर इसके लिए क्या योजना, क्या उपाय हो सकते हैं हमारे सामाजिक विशेष वर्ग के लिए, आज के युवाओं के लिए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 100 दिन बकरी का जीवन जीने से अच्छा ही शेर का लिया और अन्याय करने वाले से सहने वाले भी गुनाहगार होता है। सर जैसे आज आपने देखा कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बहुत बड़ा एकदम प्रोग्राम हुआ, जनमानस आई हुई थी, जनता मौजूद थी, और यहाँ की जो महिलाओं की स्थिति की हम बात करें तो हमारे पास एक आंकड़े हैं। हम आंकड़े को देखते हैं कि महिलाएं पर डे गुम हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, उनके साथ रेप हो रहे हैं, और कुछ मामले ऐसे जो दर्ज भी नहीं हो रहे हैं और उनको हम काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्राइम हो रहा है यहाँ। यानी औसतन बात करें तो 50 से 60 लड़कियाँ पर डे गायब हो रही हैं और साल भर में आपको 25 से 26 हजार लड़कियाँ साल में गायब हो रही हैं। सर इस बात कैसे देखते हैं, इसके क्या मध्य प्रदेश का डाटा होगा जी? मैं आपको बिहार का बता सकता हूँ, झारखंड का बता सकता हूँ, बंगाल का बता सकता हूँ, उड़ीसा का बता सकता हूँ, कर्नाटक का बता सकता हूँ। लड़कियाँ जाती हैं, देह व्यापार के लिए भेजी जाती है, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं, कोई एफ आई आर नहीं। तो फिर कहूँगा ये सरकार का फेलियर है। सरकार के बिना कुछ नहीं हो सकता। सरकार के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, कोई हत्या होगी तो इन्वॉल्व रहेंगे, बलात्कार होगा तो इन्वॉल्व रहेंगे। सारा आरोप सरकार पर जाता है, सारा टोटल आरोप। सर जैसे ये मामला अंडरस्टूड है कि वो महिलाएं वही हैं जो एक बहुजन, एक विशेष वर्ग जो हाशिए में समाज है, ये उन्हीं की महिलाएं हैं सर। और इस विशेष वर्ग के लिए जैसे आप जैसे लीडर हैं जो कि मुखरता से अपनी बात रखते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, हमारे चंद्रशेखर भाई साहब भी जो कि अधिकारों की हक और महिलाओं की बात करते हैं, तो इसके लिए उनकी क्या पहल है मध्य प्रदेश में? देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले तो समाज को जागरूक करके सशक्त बनाने का सबसे बड़ा प्लान है। ये मध्य प्रदेश के साथी लड़ना जानते हैं, लड़े भी हैं और मजबूती देकर के उनको लड़ाई के लिए तैयार करना, सामाजिक राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार करना। और जब व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार होता है तो आप ये समझिए कि व्यवस्था परिवर्तित होती है, व्यवस्था बनी। और व्यवस्था सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं। जब आप सामाजिक लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो आपके परिवार की, घर की, आसपास की, आस पड़ोस की, गाँव की व्यवस्था चाहिए होती है। ठीक, अब देखिए अम्बेडकरवादी किसी गाँव में पैदा हो जाए और वो अगर किसी चीज़ की शिकायत करता है तो उसकी बात को सुनने के लिए 10 लोग रहते हैं, अगर इसकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये और उसे चिल्लाएगा। ठीक है, तो वो जो चुप्पी है समाज की, वो जो डर है, उस डर को बाहर निकालना ही बीमारी का उद्देश्य, और हम बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। आज आप कई गांव में जाकर देखो, किसी बेटी से पूछो, अगर वो आपको पूरी अपनी बड़ी मजबूती के साथ अपनी नॉलेज के अनुसार जवाब देंगे। तो हम भी समाज को बता देना चाहते हैं हर वर्ग को, जिसका शोषण बड़े पैमाने पर है, कि डरने की किसी आवश्यकता नहीं। अगर आप अपनी बात मजबूती से उठा सकते हैं तो आपके पीछे लड़ने के लिए भीम आर्मी के लोग खड़े हैं, भीम आर्मी के भाई खड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ जो है। और ऐसा हुआ भी है, बहुत सी ऐसी बहनें रही हैं जिनके साथ गलत हुआ है लेकिन वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाई, या जिनके परिवारों में गलत हुआ है वो कभी जातीय प्रभाव कारण आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन भीम आर्मी के संपर्क में आते हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज की, अपनी आवाज़ उठाई। आप जैसी बहनें गई हैं पत्रकार, वहाँ पर लोगों की आवाज़ को और बड़ा किया है। सर इसी के साथ में जो हमारी एजुकेशन में हम देखते हैं, जो हमारा बहुजन समाज है, उच्च शिक्षा में अगर कोई स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचता भी है तो उसके साथ में कास्टिज़म एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं ना कहीं वो सुसाइड करने तक पहुँच जाता है। तो सर उसके लिए कैसे हम? देखिए भारत का सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम गलत। मैं यहाँ ये जो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत सही है, जो आज दलित एजुकेशन ले रहे हैं, इसमें लोड में खाने का बड़ा मैं आभारी रहूँगा। सुन लीजिए, देखिए क्या है कि जब तक सब लोग एक गिलास से पानी पीना शुरू नहीं करेंगे, सीधा शब्द न पहनेगा, जब तक एक जैसी शिक्षा स्थापित नहीं होगी। भाई मेरे का बच्चा अच्छे स्कूल में, गरीब का बच्चा उससे घटिया स्कूल में, और उससे भी मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा उससे घटिया स्कूल में। अमीर का बच्चा सब चीज़ सीख रहा है, मैथ सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, डांस सीख रहा है, गाना सीख रहा है, खेल सीख रहा है, और गरीब का बच्चा समझ रहा है। तो उसमें से जो एक दो व्यक्ति पढ़ के आगे को निकल जाता है, देखिए जो गरीबी से निकल कर पढ़कर आगे की ओर जाएगा, ठीक है, तो वो ब्रिलियंट ही होगा।
और जिन बच्चों को फाइट करके जाएगा उनसे 100 गुना ज्यादा मिल जाएगा। उन्होंने मामला तो इसका जीता है, उदाहरण है ना। तो इसका सीधा सीधा अगर मैं दोष किसको दूंगा तो यहाँ की शिक्षा को दूंगा, जब तक शिक्षा के समान नहीं हो। और शिक्षा को भी क्या दूंगा, यहाँ के बहुजनों को दूंगा कि यहाँ के बहुजन अगर अपनी व्यवस्था को बढ़ा करके और शिक्षा मंत्री अपना बनाए और शिक्षा मंत्री के एक साइन से या फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर बिल पास करा लेने से एक जैसी शिक्षा सबको मिलेगी, तो ये चीजें बहुत हद तक घट जाएंगी। जैसे यहाँ पर वर्मा जी IAS है, उन्होंने कह दिया कि व्यवस्था सुधारनी है तो आपसे आपस में रोटी बेटी का संबंध रखना होगा। ठीक है, अब देखिए पूरा सिस्टम उनके पीछे लग गया, पूरा का पूरा सिस्टम। मनुस्मृति ये कहती है कि आप शूद्रों की लड़कियों को उठा लो, उनको रखो। ब्राह्मण अगर उसके साथ शूद्रों की लड़कियों के साथ गलती भी कर देता है तो ब्राह्मणों को कुछ नहीं है। क्षत्रिय कुछ करते हैं तो उनको थोड़ा दंड है, वैश्य कुछ करते हैं तो उनको थोड़ा दंड है। लेकिन अगर शूद्र कुछ कर देता है किसी अपर क्लास की लड़की के साथ तो उनके लिए मृत्युदंड से भयंकर। ये मनुस्मृति कहती है, मैंने पढ़िएगा। सर आपका कार्यक्रम अभी हुआ है जो शिवपुरी के खनिया धाना में, उस कार्यक्रम से बौखलाहट में अभी सूत्रों से खबरें मिली हैं कि अनिल मिश्रा ने, जिसने बाबा साहब का विरोध किया है, जिसने संविधान निर्माता का ही नाम चेंज करने का जो है प्रचार कर रहा है, उसने अभी भी बाबा साहब की फोटो जलाने का जो है काम किया है। देखिए ये सवाल मुझे लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछना चाहिए या फिर यहाँ पर आज गृह मंत्री महोदय आए थे उनसे पूछना चाहिए। समझ रहे, जो चीख चीख कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, जैसे यहाँ एक शायद संविधान वाटिका कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो जब उन लोगों को ये सब कराना है, हालांकि वह अभी मेरे पास जानकारी नहीं है कि भाई जलाई है नहीं जलाई है, और मुझे नहीं लगता कि अनिल मिश्रा की इतनी औकात है कि वो ऐसा कर दे। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो ये समझिए कि बिना संरक्षण के हुआ नहीं है। समझ रहे, संरक्षण सरकार का, संरक्षण प्रशासन का, ये हुआ संरक्षण में ही हुआ है। और अगर ये संरक्षण में हुआ है तो सीधी सीधी चेतावनी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मान विमान भी किसी कीमत को बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्वालियर बंद करना हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हमने भोपाल बंद किया है। ठीक है, कई बार ग्वालियर आए, ग्वालियर बंद किया है। ठीक, और इंदौर बंद किया है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बुद्ध की मूर्तियां सबसे ज्यादा बनाई गई हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, तोड़ी जाती हैं, हम देखते हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे आज का यूथ है, मूर्तियों को लेकर के काफी संवेदनशील हो जाता है, काफी उग्र हो जाता है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ी गई है, और वो जाहिर सी बात है हमारे महापुरुष है, वो चीजें हो जाती है उनके अंदर, वो पैदा हो जाती है और वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं मूर्तियों के इतने पक्षधर नहीं थे। तो एक ऐसा बैलेंसिंग एक युवा को संदेश चाहिए आपके माध्यम से कि उन चीजों में कितना उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, किस तरह से उस मामले को समझने की कोशिश करें कि आखिर बाबा साहब की विचारधारा और मूर्तियों का कितना बड़ा तालमेल होना चाहिए और कितना उस चीज को समझना होगा, कैसे करें। ये भारत में मूर्तियों का चलन जो होना, यहाँ एक चित्रकार थे राजा रवि वर्मा जी, उन्होंने मूर्तियों का चलन चलाया था भारत में। बिल्कुल ठीक है जी। मूर्तियों का मतलब समझिए, मूर्ति प्रतीक होती है। तथागत बुद्ध मूर्ति के प्रतीक थे। लेकिन आप बुद्ध की तस्वीर को देखते हैं, बुद्ध के चित्र को देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आभास होता है शांति, समृद्धि का, इक्वलिटी का। ऐसे ही जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को देखते हैं, कोई महिला जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानती है, जब वो उनकी प्रतिमा को देखती है तो उसको सम्मान का एहसास होता है, सुरक्षा का एहसास होता है। ठीक, मैंने क्या कहा, मूर्तियाँ प्रतीक चिन्ह है। ये कप मूर्ति है, ये जब आप इसको देखते हैं तो आपको पता लगता है इसमें पानी चाय पी जा सकती है। ठीक, इसी प्रकार से महापुरुषों की मूर्तियाँ प्रतीक चिन्ह है। ठीक, आप अगर मनु की मूर्ति लगाएंगे, जो महिला है, जो व्यक्ति जानता है मनु को, तो उसकी मूर्ति को देखकर गणनात्मक सोच उसकी एकदम से स्थापित होगी। गणना का विषय है कि इस इंसान ने जो है ना हमारे विषय में इतना गलत लिखा। ठीक है, मूर्तियों के गलत और सही का सवाल तो बहुत बाद में उठता है। बड़ी चीज यह है कि मूर्तियां लगनी किसकी चाहिए। तो यही मेरा वो है कि मूर्तियां जो हैं सिर्फ हम लोगों को प्रतीक चिन्ह के रूप में है, जिससे कि आने वाली नस्लें ये देख सके भाई ये उस व्यक्ति की मूर्ति, इसने किया क्या, ये उस व्यक्ति की मूर्ति इसने किया क्या, इंसानियत के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, इंसानों के लिए क्या किया। तो मूर्तियां जो है आने वाले भविष्य को सुधारने का मेरे हिसाब से एक तरीका है। ठीक, जो सही गलत में परीक्षण भी कराएगा और महापुरुषों ने किया क्या उसको पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।